सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं बात करूंगा नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में, मतलब NCSC के बारे में। और NCSC 2021 के लिए अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से तैयार करें और उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है। इससे पहले मैं हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, मतलब कि NCSC के लिए रिपोर्ट किस तरीके से लिखें, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू राइट ए रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हर NCSC के लिए रिलेवेंट रहेंगे इसके बाद भी। लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें NCSC स्पेसिफिकली जो 2021 की थीम एंड सब थीम्स हैं, और उनमें से थीम एंड सब थीम को कैसे चूज़ करें, कैसे चुनाव करें उसका, प्लस कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से टॉपिक लिए जाए, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को किस तरीके से चूज़ करें, इस पर मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। वो इसके बाद आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन में, तो किस तरीके से अपने वर्क को प्रेजेंट करें। तो इन वीडियो को अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमने बात करी थी हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। सेकेंड आपके सामने वीडियो ये है प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। लेकिन आप जब काम करेंगे तो इसके रिवर्स ऑर्डर में आप काम करेंगे, यानी इसका जो थर्ड वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ वो होगा हाउ टू सिलेक्ट और हाउ टू राइट टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब सब थीम एंड सब थीम का चयन या चुनाव करने के बाद में अपने प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे सिलेक्ट करें और एक अप्रोप्रिएट और बेटर टाइटल हम किस तरीके से बना सकते हैं, और फिर उस टाइटल के अकॉर्डिंग काम होगा। जब आप काम पूरा कर लेंगे तब उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और रिपोर्ट लिखने के बाद में उसका प्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका काम है वो सफल होगा। सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद में, या फिर आप एक्टिविटी गाइड की भी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो ये बात करते हैं आज प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन की। तो इसकी बात पहले क्यों की जा रही है, अगर ये सबसे लास्ट का काम है तो इसलिए की जा रही है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, पूरा बनाने के बाद में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, काफ़ी कुछ लिख चुके होते हैं, काफ़ी डाटा कलेक्ट कर चुके होते हैं और ऑब्जर्वेशंस कर चुके होते हैं। उसके बाद में रिवर्स जाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको पता लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में ये कमियां हैं, तो आप उसको एट दैट टाइम उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। प्लस क्या होता है कि आप अगर याद करेंगे, आपने जब भी एग्जामिनेशंस दिए होंगे स्टूडेंट्स ने, चाहे वो क्लास 6, 7, 8 या कोई भी क्लास की एग्जामिनेशन रही हो, आफ्टर एग्जामिनेशन और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये क्लियर होता है कि उस समय आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई और क्या क्या बेटर हो सकता था, और वो काफ़ी ईजी भी था। ईजी लगता है हमको बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद में। प्लस अगर आप टीचर बनते हैं अपने करियर में और फिर आप खुद कॉपीज़ चेक करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग क्लासेस की, तो आप जब उस क्लास में खुद थे तो उससे कंपेयर कई बार हो जाता है कि देखिए कॉपी, या मैं बोलूँगा एग्जामिनेशन की जो कॉपी है वो इस तरीके से चेक होती है और इस तरीके से उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको पता लगेगा कि उस समय आपकी क्या थॉट प्रोसेस था जब आप स्टूडेंट थे, और उस समय आप क्या सोच करके आंसर्स लिखा करते थे, किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था, या फिर उन सिंपल थिंग्स को इग्नोर कर रहे हो जिनकी वजह से आपको काफ़ी बेटर मार्क्स मिल सकते थे। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी सिलेबस या कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास में रह जाता है वो होता है उसके मार्क्स या हमारा जो सिलेक्शन है वो। तो अब सीधा फोकस करते हैं NCSC 2021 पे। तो इसका रिलेवेंस ये है कि अगर आप प्रेजेंटेशन को समझ लेंगे एक बार, इसमें मैंने वो टॉपिक भी ऐड किया है कि इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है। हालांकि ये आप लोगों के, या मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स के काम की इतनी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, वो काम जजेस का है। बट अगर आपको एक बार पता लग जाए कि आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट किस तरीके से होता है, तो आप ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो आप उसे बेटर तरीके से बना पाएंगे। तो एक बात करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी बात करते हैं। आप अपना जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेंगे, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं पहले ही बताया मैंने, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद में आपने जो भी काम किया, जो भी आपने काम किया, आइडियली 3 मंथ से उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसको भी मैं क्लियर करता हूँ कि आप किस तरीके से कर पाएंगे, आगे मैं बताऊँगा आपको कि 3 मंथ के काम को किस तरीके से दिखाना है। तो आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख ली काम करने के बाद में, उसको अब आपको प्रेजेंट करना है जजेस के सामने। पहले भी मैंने बताया था कि 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है, जिसमें से 8 मिनट आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वर्क को, और 2 मिनट में जो आपके इवैल्यूएटर्स हैं, जजेस हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में। तो वो जो प्रेजेंटेशन का टाइम है
जो 8 मिनट तक आप बोलते हैं अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं ओरल प्रेजेंटेशन। तो आप ओरली सीधा खड़े होकर के डायरेक्टली बताना शुरू नहीं कर सकते कि सर दिस वाज माय टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दिस विद्यालय and I selected this title of the project under this theme and sub theme, and I selected this area for research. I visited there, I selected some methodology, I collected data like this। इस तरीके से आप अपना पूरा जो प्रेजेंटेशन देंगे वो आप डायरेक्टली ओरली बोल करके नहीं, बल्कि आपके पास में कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी। जैसा कि अगर हम फिजिकली बात करें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की, मैं वीडियो का लिंक भी डालूंगा, एक बच्चे ने प्रेजेंट कर रखा है, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आपके पीछे एक पूरा स्पेस होता था, आप बोर्ड की तरह समझ लीजिए, उस पर आप 4 चार्ट्स लगा सकते थे। 4 चार्ट्स होते हैं, उसके कुछ फिक्स डायमेंशंस होते हैं, वो आप अभी भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो 4 चार्ट के अंदर 90% 80% फिक्स होता है कि किस चार्ट में हमको क्या लिखना है। तो आपके वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें लिखते हैं, कुछ आप हेडिंग्स डालते हैं, और उससे आपको इजी हो जाता है अपने प्रोजेक्ट को समझाना। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं 2 बात करूंगा कि एक तो ओरल प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है, प्लस आपको वो जो चार्ट्स बनाने हैं, या फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 4 ही होनी चाहिए। और अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो होगा वो वर्चुअल मोड पे होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या नेशनल लेवल पे हो। तो हम उस तरीके से भी प्रिपेयर रहें कि अगर आपने चार्ट्स बना लिए हैं तो आपके घर में इंटरनेट की और एक सही तरीके से आपकी व्यवस्था हो कैमरे की, या मैं बोलूँगा मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा हो कि आप उसको अच्छे से शो कर सकें। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन शेयर करके आप अपने प्रोजेक्ट को समझा सकें। तो आइए प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ओरल प्रेजेंटेशन एट द टेक्निकल सेशंस ऑफ द कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ओरल जो प्रेजेंटेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इवेल्युएशन होगा वो इस ओरल प्रेजेंटेशन के आधार पर ही होगा, इसके बेस पर ही होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ब्रीफिंग द इशू ऑफ स्टडी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजी अडोप्टेड फॉर द स्टडी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स एसेट्रा इज़ ए वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हमारे ग्रुप में टोटल 2 स्टूडेंट्स होंगे, जिनमें से एक उसको प्रेजेंट करेगा, दूसरा उसको प्रेजेंट नहीं करेगा, दोनों मिलकर के काम करेंगे इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ में। तो उनमें से जब भी आप अपना ग्रुप बनाएं एनसीएससी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपने क्लासमेट्स में से अगर आप सिलेक्ट करें, तो आप अपने फ्रेंडशिप को एक बार किनारे रखते हुए उन स्टूडेंट्स के साथ में ग्रुप बनाने की कोशिश करें जो अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक क्लास में 25 से 30 बच्चे हैं, और उनमें से मान लो 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा है। तो वो जो 7-8 बच्चे हैं वो आपस में ग्रुप बना करके, 8 बच्चे 4 ग्रुप ना बना करके बाकी और 8 बच्चों के साथ में ग्रुप बनाएं, इससे कि हमारे को 8 ग्रुप मिल सकें 2-2 बच्चों के, और फिर उनमें से दोनों मिलकर के अच्छा काम करें और एक उसको प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा सा इसमें चाहिए, और इसे डेवलप भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं, ये इनबोर्न नहीं होता है प्रेजेंटेशन स्किल, इसको भी डेवलप किया जा सकता है ओवर टाइम में, ये भी पॉसिबल है। तो आप अपने वर्क को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना सीखें, और अगर आपने अपना काम कर लिया है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में एक बार प्रेजेंटेशन करके देख लें, तो उससे आपको क्लियर हो पाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। या फिर आप अगर प्रेजेंटेशन करें और उसका वीडियो बनाने को बोलें अपने पेरेंट्स में से, या जो अपने ब्रदर सिस्टर हैं, तो उससे आपको क्लियर होगा कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो इससे भी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे रिपोर्ट लिखना मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, और कौन कौन सी थीम्स सब थीम्स हैं उसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, अभी आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं। Because only 8 minutes time is allotted for the purpose, therefore one has to plan pragmatically for the purpose। तो ये नहीं कि अगर आप अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है, जो भी टाइटल आपने चूज़ किया है, उसमें आप पहले तो आप रिपोर्ट लिखेंगे और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो पहले ही सोच के रखेंगे, और ये तरीका सोचने से ना हो करके प्रैक्टिस से हो पाएगा। आप अगर अपना प्रेजेंटेशन बना करके उसको प्रेजेंट करेंगे अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, या अपने पेरेंट्स सामने, तब जा करके आप उसको 8 मिनट में लेके आ पाएंगे। अगर आपको 16 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें कट डाउन करना पड़ेगा। अनइम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स होती हैं, मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, कि एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या होती है, उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। चिल्ड्रन कैन यूज़ 4 डिफरेंट पोस्टर्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 4 चार्ट्स होते हैं, या आप उनको पोस्टर बोल लीजिए, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, और उनके डायमेंशन फिक्स है। अभी क्या होता है कि मार्केट में अगर आप चार्ट लेने जाएंगे तो आपको चार्ट डिफरेंट साइजेस के मिलते हैं।
कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। तो फिर अगर बच्चे 4-4 चार्ट लेंगे अलग अलग, तो इसकी काफ़ी संभावना हो जाती है कि वो अलग अलग साइज़ के चार्ट ले आएंगे। लेकिन जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, या सिंपली मैं बोलूँगा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इसमें जो रिसर्च का आपको जो एम है कि बच्चों को रिसर्च के बारे में पता लगे, तो उसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी हैं और कुछ फिक्स लॉज हैं, ताकि सभी का यूनिफॉर्मिटी अगर रहेगी तो उनका काम सामने आ पाएगा। तो आप इन डायमेंशंस को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप किसी शॉपकीपर से ये चार्ट परचेज करते हैं तो उसको डायमेंशन जरूर बता दें, और सेंटीमीटर्स में आप खुद भी मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास मेजर टेप वगैरह है। तो इस तरीके से इस साइज़ के आपको चार्ट्स ही होंगे, और किस तरीके से प्रिपेयर करना मैं आगे दिखाऊँगा आपको। तो इफ़ नीडेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी यूज, ठीक है। तो आप बेटर ये रहेगा चार्ट्स भी बना लें और उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना लें, क्योंकि जिस समय आपका वर्चुअल इवैल्यूएशन होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या फिर नेशनल लेवल पे, तब हम 100% किसी भी फ्यूचरिस्टिक जो इवेंट है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उस समय क्या पता किस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। मान लो कि आपने अपने चार्ट बना रखे हैं और आप शो करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, एकदम से आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, या उसका कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो चुका है, तो अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप पीपीटी भी तैयार रखें। और आप काम करते करते जब आप अपने आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या फिर जो 4 चार्ट्स हैं, इवन आप जो बोलने के लिए आपने जो प्रिपेयर किया, सारा लगभग एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्म्स होंगे। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो ओरल प्रेजेंटेशन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं पहले पोस्टर की बात फिर कर लेता हूँ, फिर से मैं ओरल प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। ओरल प्रेजेंटेशन में जो भी आपने सारा काम करा है, आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपने चूज़ किया है, उसके बाद में उस पर काम किया है, उसकी रिपोर्ट लिखी है, उसको आप ब्रीफली समराइज़ करेंगे। और ये काम हम अपने डे टू डे लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में करते ही हैं। हम कोई भी घटना होती है तो उसकी ब्रीफिंग ज़रूर करते हैं। स्कूल में कुछ हुआ अपने पेरेंट्स को बताते हैं, और रिलेटिव्स में जब किसी इवेंट में मिलते हैं तो कोई भी बात का हम जिक्र करते हैं। इवन कोई मूवी है या उस शॉर्ट स्टोरी है, उसको जब भी हम किसी इवेंट को शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसकी ब्रीफिंग कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि आपको अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग करनी है, और वो भी 8 मिनट में। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। पहले आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं आराम से, बनाने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रेजेंट जरूर करें, उससे आपके सिलेक्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो बात करते हैं पोस्टर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 4 पोस्टर्स इसके लिए यूज़ करेंगे। मैं एक बार ऐसे बनाता हूँ। 4 पोस्टर अगर आप एक साथ लगाएंगे तो आपको ऐसे दिखेंगे। ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप्ड हो गया है, लेकिन वो रेक्टेंगल शेप्ड होंगे थोड़ा सा। पोस्टर्स शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन, ओके। अब क्या होता है कि आप इन पोस्टर्स में बनाएंगे क्या, क्योंकि अगर आपने जो रिपोर्ट में लिखा है डिफरेंट पेजेस में, मान लो कि उसमें 17 पेज हैं, 35 पेज भी हो सकते हैं, 50 पेज भी हो सकते हैं, तो क्या पहले से लिखना शुरू कर देंगे तो 4 पेज ही आएंगे। तो इसमें क्या क्या लिखना है ये भी लगभग फिक्स है, ये क्या क्या लिखना है। और आप खुद समझ सकते हैं। आप जब कहीं पे भी जाएंगे, आप एक जगह पे खड़े हो गए, हमें तो नहीं पता आपका नाम क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, आपका स्कूल कौन सा है, तो ये चीज़, और आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कौन सा है। फोकल थीम सबको पता है, सब थीम किसी को नहीं पता आपकी जो अपनी चूज़ करी है। और प्लस अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जिनको NCSC के बारे में भी नहीं पता, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन में ये भी लिखना पड़ेगा, दिस इज़ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस फॉर 2021 एंड दिस इज़ द फोकल थीम साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। तो ये सब चीज़ें आपको अपने चार्ट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, जो आप टाइटल कवर में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। टाइटल कवर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे, प्रोजेक्ट ऑफ द टाइटल, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट ऑफ द टाइटल, नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब हमको पता है कि टोटल 2 ही ग्रुप मेंबर होंगे, तो आप यहाँ पे 1 और 2 करके ग्रुप मेंबर के नाम लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव्स, अब इतना मैं सोचता हूँ कि पहला जो चार्ट रहेगा, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ इसमें, पहला जो चार्ट रहेगा उसमें आप अपना टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट डालें, नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स डालें, स्कूल का नाम हो सके तो डालिए, ऊपर आप लिखिए NCSC 2021, आप फोकल थीम लिखिए। ऐसा करके जो आप कवर पेज के बारे में, आप मेरे पुराने वीडियो में जरूर रेफ़र करें, कवर पेज में जो इन्फॉर्मेशन थी वही इसमें इनकॉर्पोरेट करें, थोड़ा सा एस्थेटिक वे में, मतलब फ़ॉन्ट साइज ऐसा रखें जो दूर से विजिबल हो सके तो आप अपनी और ग्रुप मेंबर की फ़ोटोज़ में डालें, गाइड टीचर का नाम डालें, और थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट रखें तो क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट में आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेकंड चार्ट में डाल दें सारे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव साथ में थोड़ा सा एक कोई आपके काम करते हुए फ़ोटो वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी, थर्ड चार्ट में आप मेथडोलॉजी डाल सकते हैं कि आप किस मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं, और 4 चार्ट में आप जो है रिज़ल्ट डाल सकते हैं, रिज़ल्ट। अब चीज़ बचती है कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, कई बार रिज़ल्ट बड़े छोटे होते हैं, आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो आप रिज़ल्ट एंड कंक्लूजन दोनों एक चार्ट में रखें।
अगर ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी छोटे होते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ में आप मैप ऑफ द एरिया को कंबाइन कर दें, या मेथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नहीं होते तो मेथोलॉजी और रिजल्ट एक में डाल दें, नेक्स्ट में कंक्लूजन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहना पड़ेगा। आपका जो प्रोजेक्ट है उसका क्या मेथोलॉजी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला है, क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं और उसका आपका फ्यूचर प्लान क्या है, या आपने जो जिस प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट किया था वो सोल्व हुई कि नहीं हुई, उस हिसाब से आप इनको चार्ट डिजाइन करेंगे। तो पहला बिल्कुल फिक्स हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, स्कूल का इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ चार्ट नंबर 1 में आएगा। चार्ट नंबर 2 में आएगा ऑब्जेक्टिव्स एंड मैप ऑफ द एरिया भी आप डाल सकते हैं और मेथोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं। मैप ऑफ द एरिया कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। थर्ड में अगर आप रिजल्ट्स लिख देंगे पूरे कंक्लूजन, फोर्थ में आप सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इन 4 चार्ट्स में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड इवोल्यूशन में पोस्टर्स इस तरीके से आप लगा सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, आप वर्टिकली भी लगा सकते हैं, जैसा आपका किस तरीके का प्रेजेंटेशन आता है। पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप आपने वर्ड सुने होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 चार्ट में आप टाइटल, नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इतना भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। सेकंड में मेथोलॉजी, थर्ड में रिजल्ट्स, फोर्थ में कंक्लूजन। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, मतलब अगर आप फर्स्ट चार्ट में इतना सब डालोगे तो वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आप थोड़ा वो देख लें, अगर मेथोलॉजी छोटी है आपकी, ऑब्जेक्टिव छोटे हैं, तो ऑब्जेक्टिव और मेथोलॉजी को एक में ले लें, या फिर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन को एक में ले लें, अगले में सोल्यूशन तो प्रॉब्लम रखें, या फिर ये तीनों एक में रख लें। मतलब जैसा आपको आपके प्रेजेंटेशन एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए, मतलब एक आप जो रस्ते में पोस्टर्स वगैरह फिर से देखना, आपको अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। आप उस तरीके से अपने कंटेंट को मैनेज करें। इसमें साइज़ फिर से मैं बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये साइज़ ध्यान में रखना होगा। 70 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए और 55 सेंटीमीटर उसका विड्थ होना चाहिए। नॉर्मल चार्ट ही होते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर आप अगर शॉपकीपर को बताएंगे अगर आप चार्ट परचेज कर रहे हैं तो, अदरवाइज आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं लैंग्वेज। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबली आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें। और केंद्रीय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। अलाउड टू प्रेजेंट their projects through oral presentation along with a written project report. However, some of the visually impaired children will prepare their written reports in braille, and during their oral presentation help of an aid assistant will be provided. तो ये एक सिंपल सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो दिव्यांग हैं या जो बच्चे जो एंथुजियास्टिक हैं साइंस में, थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो वो और थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं और उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ओरल प्रेजेंटेशन के लिए आपको 8 मिनट दिए जाएंगे और इसके साथ में एक रिटर्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा जिसकी पूरी जानकारी मैंने इसलिए पिछले वाले वीडियो में दे रखी है। और इसके बाद मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं पहले थीम्स एंड सब थीम्स की जानकारी दूंगा, फिर बाद में फिर से एक एग्जांपल लेके आप मैं फिर से सिखाऊंगा कि एक रिटर्न रिपोर्ट किस तरह लिखते हैं। तो आप जिस दिन अपना जजेस के सामने अपना प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे तो आपके हाथ में क्या क्या होगा। एक तो आपके हाथ में 17, 18, 20 पेज की एक रिटर्न रिपोर्ट लिखी हुई होगी A4 साइज़ में, जैसे कि आपकी एक नोटबुक होती है बड़े साइज़ की। एक छोटी सी डायरी होगी, लॉगबुक, उसकी जानकारी भी मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको दूंगा। और तीसरी चीज़ होती है आपके 4 चार्ट्स, 4 जो चार्ट्स हैं आपके पास में या उनका जो PPT है, ये सब चीज़ें होंगी। प्लस आप खुद होंगे खड़े वहाँ पे और 8 मिनट का आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तब आपको वो 8 मिनट का प्रेजेंटेशन जिसकी आप प्रिपरेशन पहले कर चुके हैं, प्लस आपकी रिपोर्ट, प्लस लॉगबुक और वो चार्ट, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद 2 मिनट में आपसे वो बात करेंगे जो भी आपके इवैल्यूएटर्स हैं। नेक्स्ट थिंग है टाइम का मैं आपको बता चुका हूँ। आपको 8 मिनट दिया जाएगा और इसमें थोड़ा ये है कि जो भी रिलैक्सेशन है या एक जो टेक्निकल इश्यूज़ है वो फिलहाल आपके काम के नहीं है, आप केवल अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। इवेल्यूएशन बाय दिस टाइम यू आर अवेयर दैट व्हाट इज़ ए CSC प्रोजेक्ट मीन्स चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रोजेक्ट। NCC एक ही चीज़ है। यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए गुड CSC। अब आप गुड CSC प्रोजेक्ट के एलिमेंट के बारे में क्यों अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि पहले की वीडियो भी आप देख चुके हैं, उसमें मैंने पूरा बताया। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन वुड ट्राई टू फाइंड आउट दिस एलिमेंट्स इन द CSC प्रोजेक्ट्स। यानी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के जो एलिमेंट्स बताए मैंने हाउ टू राइट रिपोर्ट में, वो सारी चीज़ें इवन हमने अभी जो चार्ट्स में सीखा क्या क्या उसमें आना चाहिए वो ढूंढ रहे होंगे इवैल्यूएटर्स। अब ये बात इवैल्यूएटर्स के बारे में है,
बट हम इसको जानेंगे अपने फ़ायदे के लिए। मतलब हम स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम देखना चाहेंगे कि इवेल्यूएटर्स के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा भड़कीले रंग यूज़ करेंगे, वो किसी काम के नहीं हैं। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स यूज़ करेंगे और इररिलेवेंट फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोज़ आपकी हों, आपके ग्रुप मेंबर की हों, आपके स्कूल की हों, चलेगी। कुछ आपने काम कर रखा है एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह, वहाँ का फ़ोटो हो चलेगा। पर अननेसेसरी जो इंटरनेट पे अवेलेबल फ़ोटोज़ हैं, कहीं पे भी पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कलरफुल फ़ोटो आपने डाल दिया, जैसे कि पहाड़ी का फ़ोटो डाल दिया, कोई एक सीनरी डाल दी, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि अगर आप ऐसा कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसमें फ़ोटोज़ कम से कम रखें, उससे उसका फाइल साइज़ भी कम होता है, इजी हैंडलिंग होती है, प्रेजेंटेशन में भी इजी होता है और उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर जो मैं प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ इसको देखिए आप, तो मैंने बिल्कुल सिंपल इसमें लिया है और इसमें सिर्फ टेक्स्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम लिया और एक मैंने साइड में स्पेस रखा है, देखिए आप। ये मैंने ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था अपना वीडियो बनाने के लिए, इसको मैंने इस साइज़ में रखा है, 16:9 जो रेशियो होता है, जो मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के लिए परफेक्ट होता है, उसमें भी मैंने इतना स्पेस रखा, देखिए, ताकि यहाँ पे मैं आपको कुछ भी अलग से मैं नोट आपको बता सकूँ। पर ये मेरी ज़रूरत के लिए है। आप जब प्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आप प्रेजेंटेशन को ऐसा बनाने की कोशिश ना करें। फिर आप प्रेजेंटेशन जो है फुल साइज़ बनाएं और प्रेजेंटेशन का जब आप रेशियो वगैरह चूज़ करें तो फिर वो आपका जो चार्ट का रेशियो है 55 वाला जो मैंने बताया था, उस हिसाब चूज़ करें। तो कहने का मतलब जब जैसी ज़रूरत वैसे प्रेजेंटेशन। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसको सेट कर रखा है कि यहाँ थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए कुछ चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ए साइंटिफिक प्रोजेक्ट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रॉब्लम कैरिड आउट टू फाइंड आउट ए रेशनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप अपना टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करें, जैसे कि हमारी थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग, एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये काफ़ी आ रहे हैं आजकल। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है ये जो सब थीम मैं 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ या काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कुछ आजकल के जो अभी आप NCSC की 2 साल में एक थीम होती है, अगर आप उस थीम एंड सब थीम को बार बार देखेंगे तो वो इस तरीके की ब्रॉड इंक्लूसिव थीम्स हैं कि आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट उसमें बना सकते हैं। और कभी भी आप जनरल आइडियाज़ या जनरल थीम को कॉपी ना करें। जैसे कि मैं बोलूँगा जो है टू सॉल्व प्लास्टिक प्रॉब्लम, टू सॉल्व नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, और इस तरीके का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनता। स्पेसिफिक कैसे बनता है, जैसे कि अगर हम जामनगर में रहते हैं तो मैं बोल सकता हूँ टू सॉल्व पार्किंग इशू इन बालाजी बाग 3 ऑफ जामनगर एरिया, और टू सॉल्व प्लम्बिंग इशू इन एरिया अंडर द ब्रिज नियर रेलवे स्टेशन ऑफ जामनगर। इस तरीके का स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए। आप पहली बात तो ऐसी प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम्स ना लें, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इस तरीके का सॉइल इरोजन ऐसा। और अगर आप स्पेसिफिक जनरल लेते भी हैं तो फिर उसको स्पेसिफिक बनाएं, लोकेशन, अपना एरिया और अपने लिमिट्स को फिक्स करके। खैर, तो ये आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो आप जब टाइटल सेलेक्ट करते हैं किसी भी थीम एंड सब थीम के अंडर, तो आप जनरल टॉपिक की बजाय ऐसा टॉपिक सोचें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो एक प्रॉब्लम हो हमारे लिए, और उस आपका प्रोडक्ट होने के बाद उसका कोई सॉल्यूशन निकलने की संभावना हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं थोड़ा वो सोच करके, तो इसके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इवेल्यूएटर्स हमेशा ऐसा ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया गया और कोई ना कोई प्रपोजल सॉल्यूशन दिया गया हो। जरूरी नहीं कि आप सॉल्यूशन निकाल पाएँ, बट अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उस पर थोड़ा काम किया है, तो भी आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। मेकिंग हाइपोथेसिस, मैं पहले भी बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, मतलब परिकल्पना। मतलब आप ने कोई प्रॉब्लम सोची, चाहे वो पार्किंग की प्रॉब्लम हो, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम हो, नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ये फूड के अंदर मिलावट की प्रॉब्लम हो, या फूड को किसी प्रिजर्व करता है उसकी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपने इन जनरल अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में आइडेंटिफाई की, बस वो थीम एंड सब थीम्स के अंडर आना चाहिए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। तो आपने मन में सोच लिया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसके बारे में स्टडी करूंगा, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, सर्वे करूंगा, और मुझे लगता है कि ऐसा रिजल्ट आएगा। वो है हाइपोथेसिस। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और फिर आप करते हैं ऑब्जर्वेशंस। उसके ऑब्जर्वेशन के दौरान आप डाटा कलेक्शन करते हैं। अगर आप सर्वे करते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं
उनके फ़ोटोज़ ले सकते हैं, उनके नाम पूछ सकते हैं, उनका एड्रेस लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं और उनसे सिग्नेचर करवा करके उनके आंसर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सर्वे में एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, कुछ साइट को विजिट कर सकते हैं या घर पे ही इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इससे आप कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, फिर आप डाटा का एनालिसिस करते हैं और उससे आप जो है कंक्लूजन निकाल करके जो भी आपने प्रॉब्लम सोची थी उसका आप सॉल्यूशन बताते हैं। और ये आपकी ने जो हाइपोथेसिस सोची थी शुरुआत में, इससे वो सही या गलत साबित हो सकती है। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें वो ढूंढने की कोशिश करेंगे इवेल्युएटर्स। तो आप ये जितना भी, चाहे 50 पेज का प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे 25 पेज का बनाएं, चाहे 20 पेज का बनाएं, लेकिन जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि इवेल्युएटर्स आपकी पूरी वो 25-30 पेज की रिपोर्ट वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले वो आपका 8 मिनट का प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसी में आपके द्वारा बनाए गए चार्ट्स का प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा, आपकी लॉगबुक देखने को मिल जाएगी। तो उससे उनको काफ़ी 80% आइडिया आ जाएगा। अगर उनको ज़रूरत लगेगी, आपका प्रोजेक्ट उनको प्रॉमिसिंग लगेगा, तभी वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ना चाहेंगे। रिमेंबर स्मार्ट, तो अपने प्रोजेक्ट को स्मार्ट रखें। और इसमें स्मार्ट का अप्रोच का थोड़ा मीनिंग भी बता रखा है। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आप चूज़ करें तो वो होना चाहिए स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। आप बिल्कुल क्लियर बताएं, टू सोल्व प्लास्टिक बैग प्रॉब्लम ऑफ सराउंडिंग ऑफ आवर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय NS वालसुरा, जो भी स्कूल है, या आवर सोसाइटी। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसमें आप काम कर सकें, जिसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकें। और फिर अनरियलिस्टिक कभी भी चीज़ ना लें कि आप सोचो मैं स्पेस में जाकर के कोई डाटा कलेक्ट कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच ना रखें, स्पेसिफिक रखें, मेजरेबल। आप बोलेंगे कि आई विल मेजर साउंड पोल्यूशन एंड आई विल प्रपोज एनी सोल्यूशन। तो आप साउंड पोल्यूशन को मेजर कैसे करेंगे? कि आपको इतना टेक्निकल स्किल है, क्या आपके पास में ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल है? तो ऐसा कोई अप्रोच सोचें जिसमें आप उस चीज़ को मेजर कर सकें, जो भी आप काम करना चाहें। अप्रोप्रिएट, जो भी आपकी फोकल थीम है या फिर सब थीम है, उससे वो रिलेटेड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बिल्कुल भी अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक, आप बोले कि मैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जो है श्रीलंका का मैं ये पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करूँगा और इसे सोल्यूशन सामने ला करके दूंगा, ऐसा आपने प्रोजेक्ट बना लिया, तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। आज जब इस कोविड वाली सिचुएशन में हम स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी हमारा ऑटम ब्रेक चल रहा है, तो इस समय में ऐसे किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को करना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट होनी चाहिए, टाइम बाउंड। आप ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ कर ले जिसमें आपको 1 साल लगने वाला है, तो आप नहीं कर पाएंगे। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो टाइम चाहिए वो चाहिए 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स में क्या होता है कि मान लो आपको अप्रैल में पता लगा प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर मई, जून और जुलाई में आपने प्रोजेक्ट बनाया, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रोजेक्ट बनाया, अक्टूबर में प्रोजेक्ट बनाया, 3, 4, 5 महीने आपको हो गए। आपको सबसे पहले आपको पता लगा, फिर आपने बनाने के बारे में सोचा, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, फिर आपने अपने जो है ग्रुप मेंबर को ढूंढा, आप दोनों ने मिलकर के कुछ प्लान्स बनाए। कई बार वो फेल होते हैं, कई बार नहीं होते। कई बार आप सब थीम चूज़ करते हैं, टाइटल चूज़ करते हैं और आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, दिस टाइटल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर ये सब थीम पे हम काम नहीं कर पाएंगे, या फिर ये ठीक नहीं है, आपको ठीक नहीं लगता। तो इस तरीके से आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो फाइनली जब आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे तो 15-20 दिन लग जाएंगे। अब केंद्रीय विद्यालय में क्या इशू आ सकता है अभी, कि जैसे ऑटम ब्रेक से जस्ट पहले ही ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बच्चों से करवाने हैं या बच्चों को करने हैं। तो अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे स्कूल लेवल पे भी, तो आई थिंक 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा अगर आपने बनाना शुरू कर दिया होगा तो। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर नवंबर में भी होता है आपका कांग्रेस, तो आपको 1 या 2 महीने मिलेंगे, 1 महीना मिलेगा मान लो, लेकिन 1 महीने के काम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको एक बार के लिए आप बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन होना ही चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, तो इसका तरीका क्या है कि 3 महीने का काम उसे दिखाएं। क्योंकि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की थीम एंड सब थीम लास्ट ईयर से अनाउंसड है, 2020 से अनाउंसड है। और सेम सब थीम एंड सब थीम 2 साल के लिए एक होता है एनसीसी में, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये भी थीम एंड सब थीम पिछले साल भी था। और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर और हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होती है। तो हमें स्कूल से भले से अब इन्फॉर्मेशन मिली हो या ना मिली हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जरूर होती है। तो अगर आप अभी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं, आपने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट सोच लिया है, तो आप क्या करें, आप 3 महीने पकड़ लें। जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर, तो आप लिखें अगस्त, तो आप लिखें भाई 1 अगस्त को आपने इंटरनेट पे या किसी भी सोर्स से एनसीसी के बारे में जाना। ये क्योंकि आप हर साल आपकी स्कूल में एक्टिविटी होती है, तो आपको लास्ट ईयर से पता ही है, हमें पता बिकॉज ऑफ प्रीवियस एनसीएससी आपको पता है कि एनसीसी होने वाला है।
आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ किया, सब थीम चूज़ करी। उसके बाद में 15-15 दिन में आपने फिर अपने ग्रुप मेंबर से बात करी और ऐसा कर करके आपने उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू करा। तो जो आप इंट्रोडक्शन या कुछ लिखते हैं तो ऐसा करके आप उसको अगस्त सितंबर तक दिखा सकते हैं और अक्टूबर में आपका जो रील आप काम करेंगे उसको कंपाइल करके आप 3 महीने का दिखा सकते हैं। तो जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, आप हमेशा कोशिश करें कि आप 3 महीने का काम दिखाएं। 3 महीने का काम एक बहुत बड़ी ट्रिक है, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। और वो कैसे पता लगेगा, मैं आपको लॉग बुक में और क्लियर करूँगा कि उस काम को किस तरीके से किया जाता है। अप्रोचेस फॉर इवोल्यूशन, अब ये मैं थोड़ा जल्दी इसको कवर करूँगा क्योंकि ये इवेल्यूएटर्स के लिए है। बस हम स्टूडेंट्स जो बना रहे हैं एनसीसी के लिए प्रोजेक्ट, उसमें इनमें से क्या काम के पॉइंट हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। द इनोवेटिव आइडियाज़ एंड साइंटिफिक मेथडोलॉजी आर द बेसिस ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट, बट वन हैज़ टू प्रूव हिज ऑब्लिक हर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो टू मेक अदर्स लिसन एंड अंडरस्टैंड द फाइंडिंग्स। फॉर डूइंग दिस a total cooperation in the group is a must. Accept positive criticism within the group or even from outside and improve the work plan. इसमें क्या होता है कि जैसे आपके मैंने बताया था कि 2 ग्रुप मेंबर होते हैं, एक गाइड टीचर होते हैं। तो आपके एक ग्रुप मेंबर ने पूरा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन बनाया, रिसर्च करी, उन्होंने पूरा रिपोर्ट बना दिया। और क्योंकि आप प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं तो उन्होंने आपसे हेल्प मांगी, आपके साथ में ग्रुप बनाया और आपको बोल दिया आप इसको जो है प्रेजेंट कर दीजिएगा। और आप इवेल्यूएटर्स के सामने या जजेस सामने अपना प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपसे पूछा गया कि भाई ये आपने कैसे किया, तो आप बताएंगे सर मुझे तो नहीं पता, अब मेरे फ्रेंड ने बनाया था, मुझे नहीं पता, उन्होंने बस मुझे बोला कि प्रेजेंट करना है। आपसे पूछेंगे आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, मेरे को तो वो मेरे फ्रेंड ने बना के दिया था। या फिर आप को आपके टीचर ने बताया तो आप बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, हमारे सर ने मैं बोला था, मैडम ने बोला था कि आप ये ऐसा बना लो टॉपिक और इसको प्रेजेंट कर दो, तो आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें लिखा है कोऑपरेशन इज़ द मस्ट। कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको भले आपके टीचर ने बताया हो, चाहे आपके फ्रेंड ने इस पर काम किया हो, आप सब मिलकर के उस काम को करें। मतलब चाहे कोई एक प्रेजेंट कर रहा हो, चाहे दूसरा उसको लिख रहा हो, लेकिन दोनों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। एक जो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपने सिलेक्ट नहीं भी किया, काम नहीं किया, तो आप उसको पढ़िए। आपके फ्रेंड ने इन्फॉर्मेशन निकाली है तो आप उसको पढ़ करके पता लगाइए क्या है, या उससे बात कीजिए। तो आप इसीलिए टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत ही सावधानी से चूज़ करें और अपना जो ग्रुप मेंबर हैं या जो आपके फ्रेंड हैं जो आपको हेल्प करेंगे एनसीसी प्रोजेक्ट बनाने में, उनका भी आप सिलेक्शन बहुत सावधानी से करें, रैंडमली ना करें। मतलब कैपेबल हों आप भी प्रेजेंट करने के लिए और कैपेबल हों वो भी पूरे प्रोजेक्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए या सारा कुछ कर पाएँ, दोनों मिल करके आप इसको कर सकते हैं। और इसमें लिखा है एक्सेप्ट द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट करा अपने प्रोजेक्ट को, या अपने टीचर के सामने प्रेजेंट करा, पेरेंट्स सामने किया, और आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा ये क्या दिखा रहे हो, ये तो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा साफ साफ, और आप गुस्सा होकर बैठ गए कि पापा आपको क्या पता है, मम्मी आपको क्या पता है, ये तो साइंस का प्रोजेक्ट है, आपने तो पढ़ी नहीं। तो ये हो गया नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछा अच्छा पापा क्या नहीं दिख रहा, तो बोलेंगे बेटा आपका कलर ही ऐसा है। आप थोड़ा सा जानते होंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप जो है ये लाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ये डार्क स्ट्रिप आपको दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और इसके अलावा आप देखिए जो वाइट कलर से लिखा हुआ प्रेजेंटेशन वो साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट होता है। डार्क कलर एंड लाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट होता है। सिंपल सी चीज़ है ये, आपको फैशन डिज़ाइनिंग में या जो क्लोथिंग का सिलेक्शन होता है या घर पे फर्नीचर वगैरह होता है, कलरिंग वगैरह, तो इसमें चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। तो ये वाइट इतना साफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है। और ये डार्क स्ट्रिप साफ क्यों दिख रही है, क्योंकि बैकग्राउंड ये स्काई ब्लू लाइट है। तो इसी चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आपका क्यों नहीं दिख रहा होगा पेरेंट्स को, या तो आपने फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा लिया होगा, या फिर जो है आपने दोनों कलर सेम ले लिए होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ले लिए होंगे तो वो ब्लर हो रहा होगा। तो ये एक पॉजिटिव आपका क्रिटिसिज्म हो गया कि आपके किसी ने बताया कि हमको प्रॉब्लम आ रही है आपका प्रेजेंटेशन समझने में, तो आपने उसको इम्प्रूव करा। किसी ने बोला कि आप जो है साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए हमें समझ नहीं आया। किसी ने बोला कि आप तो सीधा शुरू हो गए, हमें तो पता ही नहीं आप क्या बताना चाह रहे हो। तो आप बताएंगे कि भाई मैं एग्जांपल मेरा लेके बताऊँ, आई एम डॉक्टर कैलाश मीणा फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय INS वालसुरा, आई लिव इन जामनगर एंड आई एम हियर to present my NCSC, that means National
Children's Science Congress project for 2021, and the theme of the National Children's Science Congress is Science for Sustainable Living, and under this theme I am working on the sub theme Traditional Knowledge for Sustainable Living, and I selected my title of the project is how to protect your food or how to preserve your food without the help of refrigeration or other synthetic chemicals or any tools. So how I can preserve our food. So I am working on this because in my future approach is this, that if we are short of electric supplies, if we are forced in any situation to live without any electricity or any tools available which are running from to by electricity, then I am trying to find answers to my problems which I think that I can face in those situations which may be difficult for me. तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आप क्लियरली बताएं कि आप ये मान के ना चलें सामने वाले को पता है कि आप अपने पेरेंट्स को ये एज्यूम कर लेंगे कि पापा को तो पता ही है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा। आप ये मान के चलेंगे कि मेरे फ्रेंड को तो पता ही है मेरी स्कूल कौन सी है, हर किसी को नहीं पता होगा। तो कुछ भी एज्यूम ना करें, फ्रेशली आप अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कीजिए, पूरा क्लियरली बताइए कौन से क्या नाम है आपका, कौन सी स्कूल से आए हैं, एनसीसी क्या होता है, कौन सी सब थीम है, आपका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, क्या आपका एम रहा, आपका हाइपोथेसिस क्या है, क्या आपने मेथड फॉलो की, क्या आपको डाटा मिला, क्या उसका रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन ऑफ फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब 8 मिनट में आपको करना है। तो आप प्रेजेंट करें, और आपको कुछ भी अगर आपके रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी बोलते हैं तो आप उसको पॉजिटिव लें। कोई बोलता है कि आपको तो समझ ही नहीं आया, या फिर जो है बड़ा ज़्यादा बोलते हो, हम तो बोर हो गए, तो उसको भी आप पॉजिटिव लें। अच्छा मैं ज़्यादा बोल गया, अच्छा ये 20 मिनट हो गया, मुझे तो ये 8 मिनट में करना था, समझ लो। तो इस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करते चले जाएँ। चलिए आगे चलते हैं। इवेल्यूएशन क्राइटेरिया, अगेन ये इवेल्यूएटर जजेस के लिए होगा, लेकिन हम उसमें से अपने काम की चीज़ देख लेते हैं। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आप अगर इंटरनेट पे या कहीं से भी सिंपल टॉपिक उठा देते हैं, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर। अब आप फॉरेस्ट फायर पे बना रहे हैं प्रोजेक्ट, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मान लो आप सूरत में बैठे हुए, बड़ोदरा में बैठे हुए हैं, जामनगर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का क्या काम है? जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी क्या वो आपकी प्रॉब्लम है? हाँ वो तो इस तरीके, और क्या आप उसमें कुछ काम कर सकते हैं? तो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हो प्लस ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया हो। तो आप बोलेंगे सर आइडिया ओरिजिनल आए कहाँ से? एक्टिविटी गाइड बुक है, जहाँ पे भी आइडिया सर्च करते हैं लगभग एक जैसे आइडिया होते हैं, बिल्कुल एक जैसे आइडिया होते हैं। सेम आइडिया पे आप भी काम कर सकते हैं। असम, अरुणाचल में एक बच्चा वो भी काम करता है, बेंगलुरु में एक बच्चा बैठा वो भी काम करता है, लेकिन उसकी लोकेलिटी अलग होगी, उसके आसपास की वेजिटेशन अलग होंगी, उसके आसपास का पूरा सराउंडिंग अलग होगा, वेदर क्लाइमेट अलग होगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो आप स्पेसिफिक हो जाएं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, लोकली अवेलेबल, और एक प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो अब ये जो है, ये है डिमांड बाय द इवेल्यूएटर, मतलब वो देखना चाह रहे हैं आपकी आइडिया में ओरिजिनलिटी कितनी है। नेक्स्ट थिंग होगा रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम, यानी कि आप बात कर रहे हैं कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी की, और उसके बारे में पूरा बता रहे हैं क्या क्या, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आपकी सिटी में कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बहुत कम मिलेगी। तो अब आपके उस प्रोजेक्ट को रिलेवेंस नहीं निकला। बेटर क्या रहेगा, ना तो फ्यूचर ना ही पास्ट, प्रेजेंट में जो जो थिंग्स अवेलेबल हैं, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ होता है, किस तरीके के फूड मटेरियल अवेलेबल हैं, क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इस आज के सिनेरियो में आप अपने घर पे बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं, आज के सिनेरियो में आपको क्या क्या आपके सराउंडिंग में, आपकी जो NCSC की थीम है, फोकल थीम साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, और उसके जो अंडर सब थीम्स हैं, उनके अंडर क्या आपको कोई ऐसा टॉपिक दिखता है, ऐसे कोई चीज़ दिखती है जिस पर आप काम कर सकते हैं, तो उसके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी मतलब बढ़ जाएगी। रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेवेंस होगा तो ही वो प्रॉब्लम काम की होगी। आज से 50 साल बाद की कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं, या 50 साल पहले की जो प्रॉब्लम रही नहीं है, तो फिर उसके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। हालांकि तो भी आप सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आप सीखेंगे नहीं, तो भी आप लर्न करेंगे, पूरा प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, लेकिन उसका रिलेवेंस नहीं रहेगा। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अब आप जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, बाहर जो अफवाह होती है, उसके बेसिस पे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जानने का तरीका, कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है उसके बारे में पढ़ करके ऑथेंटिक रिसोर्स, आपकी जैसे NCERT बुक है, कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं, साइंटिफिक मैगजीन्स होती हैं, वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वे भी ऑथेंटिक हो सकता है। तो इस तरीके के साइंटिफिक मेथड से अगर आप वो जानते हैं या आपने वो अप्रोच यूज़ करिए, तो वो आइडिया सेलेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
ये उनके लिए है, इवेल्यूटर्स के लिए। वो आपके प्रोडक्ट को जब आप प्रेजेंट करोगे, आपकी जो प्रोडक्ट रिपोर्ट होगी, आपके चार्ट्स होंगे प्रेजेंट, उसमें ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो आप जब ये रिपोर्ट बनाएं, आप जब टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट चूज़ करें, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा और आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। डाटा कलेक्शन, ये आप मान के चलिए कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो भी लेवल हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डाटा। पहला तो होता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके अंदर आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, बाकी तो आप कुछ भी लिखिए, कितना भी इंट्रोडक्शन लिखिए, कितना भी उसके मेथोडोलॉजी लिखिए, डाटा जो आपने कलेक्ट किया है उस पर विशेष ध्यान रखिए। लॉग बुक मैं फिर से मेंशन करूँगा, आप फिर से आऊँगा लॉग बुक पे। लॉग बुक जो कि एक डेली डायरी होती है, मैंने आप प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था। तो आप जब डाटा कलेक्ट करें, स्पेसिफिक हो जाएं, आपसे पूछा जाएगा 100%। जो भी इवैल्यूएटर टीम होती है, डाटा का उनको बड़ा वो रहता है, मतलब डाटा वो पूछेंगे। तो आपने जो डाटा कलेक्ट करा है वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करें। इंटरनेट से एजिटिस कहीं से भी डाटा ना उठाएं, वो कुछ आपके काम नहीं आएगा, बल्कि आपके ट्रबल को बढ़ाएगा। बेटर है कि आप अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखें। अगर आप सर्वे भी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, सबसे इजी लोगों को सर्वे लगता है कि सर्वे में बोला कि हमने मोबाइल रेडिएशन पे सर्वे करा, हमने टूथपेस्ट पे सर्वे करा, हमने फूड प्रिजर्वेशन पे सर्वे करा, क्लोथिंग पे सर्वे करा, जो भी आपने सर्वे करा उसमें ये रिजल्ट हमको मिले। 50% लोगों ने ये बताया, 20% लोगों ने ये बताया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर आपको 50 से 100 या जो भी आपका सैम्पल साइज़ है, ज़्यादा लोगों का, एक लोगों के नाम होने चाहिए। आजकल तो फ़ोटोग्राफ भी लेना पॉसिबल होता है, डिजिटली आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उनके नाम होने चाहिए, फ़ोन नंबर होने चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, उनके सिग्नेचर हो। और आपने जो किसी भी सर्वे को करने के लिए मान लो 20 क्वेश्चन तैयार करे हैं, तो वो 20 क्वेश्चन आपके पास लिखे होने चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चन पूछे, और सभी लोगों से आपने सेम क्वेश्चन पूछे, तब जा करके एक डाटा निकल करके आता है। और फिर आप उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, पाई चार्ट के फॉर्म में या किस तरीके से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि डाटा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने जब प्रोडक्ट बनाए, तो एक बार डाटा कलेक्शन वाला जो डाटा एनालिसिस है या ऑब्जर्वेशन रिजल्ट है, उस सेगमेंट को फिर से देखें एक बार, क्योंकि डाटा के बारे में आपसे पूछा जाएगा और तभी आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो पाएगा। इंटरव्यूज़, क्वेश्चनरी, सैम्पल साइज़, ये मैं बात कर चुका हूँ। तो ये जितना भी हो सकता है आपके इसमें ऑथेंटिक होना चाहिए। आप बता सकें कि हाँ, मैं यहाँ से लाया हूँ डाटा, मैंने ऐसे किया है। एनालिसिस, जो भी डाटा आपको मिलता है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स थोड़ा हेल्प कर सकती है कि स्टैटिक्स या फिर जो पाई चार्ट वगैरह है, किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपको हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक स्टडी एंड वैलिडेशन, ठीक है। कई बार आपको कुछ चीज़ों के लिए मेथड चाहिए होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या क्वालिटी ऑफ सॉइल देखनी है 2 डिफरेंट प्लेसेस की, आप अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप फनल्स यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह के सॉइल सैंपल की साइज़ लेते हैं और इस तरीके से आप अपने काम को करते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि हाँ, कई बार हमको एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। सॉइल की अगर सैंपल्स की बात करो तो हमें पीएच मेजर करनी पड़ती है, और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस तरीके के जो छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं घर पे भी किया जा सकते हैं, बट हमको वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाएंगे जो हमारे लैब में होता है। जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप मग का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, सिंपल न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं या कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्मॉल लेवल के एक्सपेरिमेंट्स घर पे भी किया जा सकते हैं। बस उसका फिर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, डाटा कलेक्ट किया हुआ लिखा होना चाहिए साफ साफ। टाइम आप मेजर कर रहे हैं या कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी भी आजकल मेजर करना काफ़ी ईजी हो गया। आप जो भी पैकेट बोटल्स लेते हैं उनमें लगभग मेजरमेंट लिखे होते हैं कि कोई 200 मिलीलीटर का होता है, कोई 50 मिलीलीटर का होता है। खाली जो सैनिटाइजर की बोतल होंगी आपको मिलेगी 50 मिलीलीटर की मिल जाएंगी। कई आपको जो अमूल कूल दूध होता है उसमें 200 मिलीलीटर का मिल जाता है, कभी 180 मिलीलीटर मिल जाता है। एक मिनरल वाटर की बोतल होती है वो आपको 1 लीटर या 500 मिलीलीटर की मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब घर में जो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल थिंग्स हैं उनका भी यूज़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। 6, 7, 8 के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर आप अपने एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे एक बार डिफरेंट चैप्टर्स को, तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ काफ़ी मिलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि वो सब शामिल करें आप अपने प्रोडक्ट में अगर इजीली अवेलेबल है तो। और उसको, और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इनएक्सपेंसिव, मतलब कि आप ऐसा कोई भी चीज़ ना चूज़ करें कि आप बहुत बड़ा सा पीएच मीटर 2-3 हज़ार रुपये का लेकर के आ गए, मुझे पीएच मेजर करनी है। अरे भाई, पीएच स्ट्रिप मिल जाती हैं इजीली आपकी लेबोरेटरी वगैरह में, उसको अच्छी तरह डिप करके पता लगा सकते हो। या फिर कोई और तरीका अपनाओ, या फिर प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करो कि उसमें उस तरीके के डाटा की जरूरत ना पड़े। इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट, यानी कि आपका जो ओरिएंटेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बड़े ही ध्यान से आप चूज़ करें।
टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट भी आपको पूरा गाइड करेगा। आप जो टाइटल चूज़ करोगे उसी के डायरेक्शन में पूरा काम करोगे। तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से चूज़ करें और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट के साथ में होना चाहिए। यानी कि जब आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं फोकल थीम एंड सब थीम के दायरे में रह करके, तो आप चूज़ ही ऐसा करें जो किसी ना किसी सोशल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो, और जब आप उसकी फाइंडिंग्स करें तो आपको आपके जो रिसर्च आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिल सकती हो। टीम वर्क, पहले के टाइम पे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि 5 लोगों की टीम हुआ करती थी, तो टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट अब सिर्फ 2 ही मेंबर है, तो आई थिंक 1 और 1 11 होते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी हिंदी में। 2 लोग अगर हों तो काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर आप उसको 5 या 10 लोगों से कंपेयर करें। तो आपका टीम वर्क एफर्ट दिखना चाहिए। मैंने सबको पहले भी आपको बताया, चाहे आप प्रेजेंटेशन में अच्छे हों, आपका फ्रेंड लिखने में अच्छा हो, डाटा कलेक्शन में अच्छा हो, आप एनालिसिस में अच्छे हों, ये भी हो सकता है। आपका फ्रेंड एक्सपेरिमेंटेशन में अच्छा हो, आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, तो आप अपने फ्रेंड की फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो जो भी आप दोनों का कोऑपरेशन उसमें दिखना चाहिए जो आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड करेक्शन इसको छोड़ दीजिए फ़िलहाल, ये अभी आपके इतने काम का नहीं होगा। ये जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से जो हमारे बच्चे आते हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, तो इवेल्युएटर्स उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कौन से बच्चे अर्बन एरिया से आ रहे हैं, कौन से रूरल एरिया से आ रहे हैं, कौन सा डिप्राइव्ड ग्रुप है, जिनको फैसिलिटीज़ कम मिलती है, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। लेकिन आप अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन मैंने पहले बताया आपको, आपका रिटर्न रिपोर्ट है, और रिटर्न रिपोर्ट का डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मैं एग्जांपल लेकर के और इसका बेटर वीडियो बनाऊंगा आगे, पर उससे पहले मैं आपको सारी थीम एंड सब थीम की जानकारी दूंगा। तो मैंने कुछ और वीडियोस प्लान कर रखे हैं, आप चैनल पे जरूर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल का मैंने आपको आज और बताया, फिर बताता हूँ। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, 8 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, पर इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना। सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करना है, थीम एंड सब थीम के दायरे में रह करके एक अच्छा सा प्रोग्राम को लेकर के वेरी स्पेसिफिक हो, और आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। काम करते करते जो पॉइंट आपको बताए गए हैं वो ध्यान में रखते हुए अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करें, और जो इस वीडियो में जो चीज़ें मेंशन करी गई हैं बस वही चीज़ें अगर शामिल हों तो बहुत सोने पे सुहागा। रिपोर्ट्स आर इवेल्युएटेड फॉर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, क्लैरिटी, बस। और अब मैं लॉग बुक के बारे में थोड़ा और मैं जोर देना चाहूँगा, ये चीज़ हमारे अभी आइडिया में कम आई होगी। लॉग बुक एक्चुअली डेली डायरी इज़ मैंडेटरी एंड शुड बी ऑथेंटिकेटेड ओवर द सिग्नेचर ऑफ द गाइड टीचर डेली। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपको ये जो आप काम करेंगे अभी वो लगभग 3 महीने का आपको दिखना चाहिए। मैंने आपसे बात करी थी 3 महीने का काम आपको दिखना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर का दिखाएंगे डाटा, या फिर आप आधा 15 जुलाई से दिखाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का, तो आप उस चीज़ को प्रूव करेंगे लॉग बुक से। लॉग बुक क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ, एक डायरी होती है छोटी सी, जो एक्सपेंसिव हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, एक सिंपल छोटी सी कॉपी हो सकती है, बस आप उसमें डेट लिख दें। और पूरा 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर 30+30+30 इतने डेज़ उसमें लिखेंगे, नो। आपको 90 डेज़ का उसमें पूरा विवरण नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, आपने लिखा 15 जुलाई 2021 मुझे इस वेबसाइट से या अपने टीचर से जो है एनसीएससी के बारे में पता लगा। 18 जुलाई 2021 मैंने इसकी थीम एंड सब थीम के बारे में पढ़ा। 20 जुलाई 2021 मैंने उसकी एक्टिविटी गाइड बुक डाउनलोड करी इंटरनेट से और मैंने उसको पढ़ा। 28 जुलाई 2021 मैंने अपने क्लासमेट से पूछा कि कौन मेरे साथ में प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे, और ये जो है वो एग्री हुए। फिर हम दोनों ने मिल करके उस एक्टिविटी बुक को पढ़ा। 1 अगस्त 2021 हमने मिल करके ये सब थीम का चुनाव किया कि हम इस सब थीम पे काम करेंगे। 7 अगस्त को हमने, बाय द वे अलग अलग पेज में होगा, जो भी एक डेट हो वो अलग अलग पेज में तो अच्छा है, एक पेज पे डेट डाल दें, भले आप 2 ही लाइन लिखें, है ना। ऐसा करते करते 15 अगस्त को हमने थोड़ा साइट देखा, सर्वे किया। 16 अगस्त को हमने सोचा कि जो हमने थीम एंड सब थीम चूज़ करी थी या जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ किया था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो हमने उसे चेंज किया। उसके बाद हमने फिर जो है 31 अगस्त को या 30 अगस्त को हमने इसके अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंटेशन किया। 7 सितंबर को हमने इसके बारे में रिपोर्ट लिखना शुरू करा और इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हमने अलग अलग बुक की हेल्प ली। 8 सितंबर को हमने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा और अदर क्लासेस की, हम क्लास 6 में पढ़ते हैं या 7th में पढ़ते हैं, हमने क्लास 9-10th की भी एनसीईआरटी बुक को उठाया, हमारे पास जो अवेलेबल थी लाइब्रेरी में या कहीं पे भी घर पे अवेलेबल थी। और उसमें अगर आपने एनवायरमेंटल इशू से कुछ बना रहे हैं तो एनवायरमेंटल इशू वाला हमने चैप्टर उसमें पढ़ा। तो ऐसे करते करते हमने इंटरनेट की सहायता ली। फिर 15 सितंबर को हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज पूरी तरीके से तैयार कर लिया।
ऐसा करते करते आप जो है फिर 5 अक्टूबर को हमने काफ़ी प्रोजेक्ट बना लिया, हम प्रेजेंटेशन में काम करने लगे। 7 अक्टूबर को ऐसा किया। ऐसा करते करते मतलब रैंडमली आपका एक डायरी आपके प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें अलग अलग डेट्स होंगी और उसमें जो है आप जैसे कि आप काम कर ही रहे होंगे भी, तो अलग अलग पेन का कभी यूज़ होगा, कभी पेंसिल का भी यूज़ होगा, क्योंकि ये जो डायरी होती है जिसको लॉग बुक बोलते हैं वो आपको हर जगह कैरी करनी पड़ती है। अगर आप किसी लेबोरेटरी में गए, अब आप पूछेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे हम लेबोरेटरी में कैसे आ सकते हैं, स्टडी फ्रॉम होम के टाइम पे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लो कि मैं अगर अपने स्कूल का एग्जांपल लूँ तो केंद्रीय विद्यालय INS वालसुरा में अभी 9 से लेकर के 12th क्लास तक ओपन था काफ़ी समय से बच्चों का, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के सराउंडिंग में हमारे कैंपस में ही रहते हैं। जैसे कुछ टीचर्स के बच्चे होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय टीचर्स की स्टाफ कॉलोनी में रहते हैं, कुछ सराउंडिंग में और बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक्सेसिबल होता है स्कूल और लेबोरेटरीज़। तो वो बता सकते हैं कि हम लैब में गए, हमने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया परमिशन लेकर के, और जो है कोविड के जो प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मास्क लगाया या सैनिटाइजर यूज़ किया। तो ऐसे करते करते आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं, और डायरी बनाएंगे आपके जो गाइड टीचर अगर आपको अवेलेबल होंगे तो उनके उस डेली डायरी पे साइन भी होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने इसमें इतना समय लगाया। आपकी जो लॉग बुक होगी, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंटेशन 10 दिन में भी बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं, PPT या एक रात में भी बना सकते हैं, चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैंड रिटन हो सकती है, टाइप की जा सकती है, मतलब कुछ भी करके आप कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी लॉग बुक जो 3 महीने से आप मेंटेन कर रहे हो, उसको रातों रात बनाना संभव नहीं है। और अगर आपने रातों रात बनाया तो वो पता लग जाएगा आप कितने हैसल में बनाएंगे, एक जैसा पेन यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल फ्रेश डायरी होगी तो पता लग जाएगी कि ये 3 महीने पुरानी नहीं हो सकती है। तो आप आज से ही अगर आपने चूज़ कर लिया है कि आप NCSC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आपको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के मार्क्स उससे दूंगा, प्लस सीनियर जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th-12th के बच्चे जो होते हैं उनके इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं, तो उनके बजाय इस प्रोजेक्ट के मार्क्स उनको दिए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है जो काफ़ी सब्जेक्ट एरिया को कवर करता है, न सिर्फ बायोलॉजी को बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट एरिया को भी कवर करता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि वो NCSC के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हों, और जो एक्स्ट्रा जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उसमें इनका यूज़ करें, तो स्किल भी बच्चों का डेवलप होगा, उनको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, और प्लस एक अच्छे नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और एक अच्छा उनको रिकॉग्निशन मिल पाएगा। तो लॉग बुक की और चर्चा करी जाएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करूँगा कि प्रेजेंटेशन एवोल्यूशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थीम एंड सब थीम्स की जानकारी दूंगा और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के सिलेक्शन में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉलो अ प्लान। अब क्या होता है, आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा बना दिया, कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट है, आप एवेल्यूएटर सामने 8 मिनट हो चुके हैं, आप बता चुके हैं, तो उसमें आप फॉलो प्लान जरूर इंक्लूड करें। ये सब चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हैं। आप बताएं कि क्योंकि 3 महीने का समय हो, चाहे 6 महीने का समय हो, इवन 2 साल का समय हो, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कभी नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई स्कोप जरूर रहता है। तो नहीं है तो स्कोप निकालें, ढूंढने की कोशिश करें, बताएं कि सर ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इसमें ये कंक्लूजन निकले और इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन नज़र आता है, लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे 6 महीने और काम करूँ तो मैं ये फाइंडिंग्स निकाल सकता हूँ, या फिर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे और समय मिलेगा तो मैं इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहूँगा। तो आप उसमें फ्यूचर प्लान सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम जरूर डालें। या अभी इस साल तो संभव नहीं है, क्योंकि 2020 और 21 के लिए सेम थीम सब थीम होता है, फिर अगली बार जो होगा 2022 और 23 के लिए सेम होगा। तो जब आप 20 वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे पिछली बार या अगले साल बनाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर सा ही प्लान होता है कि जो है नेक्स्ट ईयर भी सेम सब थीम रहने वाला है, तो मैं इसको आगे जरूर कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। खैर ये भी अभी एक्चुअली इवेल्युएटर्स के लिए है बेटा, तो ये इसको मैं थोड़ा छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट बनाया था वो उसको लेकर फिर आप जा रहे हैं, क्योंकि सेम थीम एंड सब थीम है, तो लास्ट ईयर में जो आपको करेक्शंस बताए गए थे कि आपने इम्प्रूव करे, उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। एडिशनल पेजेस, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसके लिए जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया। और लॉग बुक मैं थोड़ा सा समय और लूँगा, और अब इसको इतना लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को बड़ी जल्दी एंड करने की कोशिश करूँगा। लॉग बुक एक्चुअली डायरी, डेली डायरी is mandatory and should be authenticated by the signature of the guide teacher daily. The day-to-day activity has to be neatly noted in the form of a logbook and should be submitted with the project report at the time of submission. All the details such as project title, name of the group leader should be written clearly on the cover. तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक बच्चे ने सिंपल सा कॉपी बनाया था, मैंने इसके कुछ इमेजेस इसमें डाली हैं। तो NCSC की डेली डायरी मैं कहूँगा सबसे ईजी है बनाना, अभी आप बना सकते हैं। घर में है, एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, एक छोटी सी डायरी है। कई बार हमको न्यू ईयर की डायरीज़ काफ़ी मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी डायरियाँ घर पे रखी होती हैं, कई बार हमारे पापा वगैरह को ऑफिस से मिल जाती हैं। तो एक कोई सी भी एक डायरी आप ले लें,
उसके कवर पे क्या मेंशन करेंगे, आप मेरा हाउ टू राइट ए रिपोर्ट वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं या फिर एक्टिविटी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं एनसीसी की वेबसाइट से। कवर पेज का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एज इज रिपीट कर दें, बिल्कुल भी इसमें चिंता ना करें, अलग से टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट या कवर पेज जो बनाएंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, सेम वही इन्फॉर्मेशन आप डायरी के कवर पे डाल दें और सेम वही इन्फॉर्मेशन आपको पहले चार्ट पे डालनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन में। जब आप बनाएंगे तो आपके लिए काम शुरू में डिफ़िकल्ट होगा, बाद में इजी होता जाएगा। आप जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट करते हैं शुरू में वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, स्टार्ट करना थोड़ा होता है, एक बार स्मूथली वो रन करना शुरू करा तो काफ़ी जल्दी आप दूरी को तय कर पाते हैं। उसी तरीके से एनसीसी का प्रोजेक्ट में एक बार आपको समय लगेगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करने में समय लगेगा, अपने ग्रुप बनाने में समय लगेगा कि अच्छा मित्र ढूंढना जो आपकी हेल्प कर सके इसको प्रोजेक्ट को करने में, और प्रेजेंट करना शुरू में समय लगेगा। एक बार आपने शुरू कर दिया, आपने कवर पेज वगैरह बना लिया तो सेम वही चीज़ आपको बार बार काम आएगी। तो डायरी में भी सेम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से बच्चे का मैंने एग्जांपल लिया है। इन्होंने देखिए 16 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को छोटा लिख रखा है कि हमने ये किया। देखिए 2 लाइन लिख रखी है। तो ये मैंने इसलिए शामिल किया कि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो सके और आपको क्लियर हो जाए कि आपको डायरी बनानी किस तरीके से। बिल्कुल सिंपल है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होनी चाहिए। आपने ये काम अगर छोड़ दिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लेकर गए, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट करा, तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। लॉगबुक बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। डाटा कलेक्शन वेरी रियलिस्टिक आपको प्रोजेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, लोकेलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। बहुत अच्छा है कि वो एक प्रॉब्लम हो। ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, मेहनत उतनी होगी, प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आपको अच्छा एक रिकॉग्निशन मिलेगा और काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। ओरल प्रेजेंटेशन एट द टेक्निकल सेशंस ऑफ द कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ एंटायर प्रोसेस। आपको पता ही है 8 मिनट में आप पूरा बताएंगे। आपने जो कुछ भी किया, लोगों को बनाई, प्रोजेक्ट के लिए काम करा, फोटोग्राफ्स खींचे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बना दी, प्रेजेंटेशन पूरी बना दी, अब उसको आपको ओरली प्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको उसके लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बात पहले हो चुकी है, आई थिंक शायद रिपीट हो रही है स्लाइड में, तो ये क्लियर हुआ। और ये बात ही पहले हो चुकी है, आई थिंक ये रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। अगर रिपीट हो गई तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है तो, और ये हमारे काम की फिलहाल चीज़ें नहीं है कि ये देखिए, ये हालांकि फिर भी इवेल्युएटर्स के लिए ही है, लेकिन आप बच्चों के लिए इसलिए काम आ सकता है। आप देखिए इवेल्युएटर्स को, द चिल्ड्रन हैव स्पेंड 1 to 2 months फॉर देयर वर्क रीच दिस लेवल। मैं आपको पहले बोला 3 मंथ का आप काम दिखाएंगे, इवेल्युएटर ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यदि उनको मिलता है तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दे नीड एनकरेजमेंट, कई बार आपने अच्छा एफर्ट करा है, आपको अप टू द मार्क प्रोजेक्ट नहीं है तो भी आपको सिलेक्शन हो सकता है, अगर ये लगता है कि आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दे शुड नॉट फील दैट दे आर बीइंग क्यूज्ड ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो आपको देखिए यहाँ पर डरने की जरूरत भी नहीं है। 8 मिनट, आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। 8 मिनट में जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद 2 मिनट आपसे वो बात करेंगे। आपसे, आपका कोई ओरल एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप खड़े हो गए और आपसे पूछा गया ये आपने कैसे किया, आपने, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हो सकता है आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछें, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए इवेल्युएटर्स के लिए लिखा हुआ है कि आप बच्चों को कंफर्टेबल फील कराएं। द इंटरेक्शन विद चाइल्ड साइंटिस्ट शुड बी फॉर हेल्पिंग देम टू एक्सटेंड सजेशंस फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। मतलब वो आपके हेल्प करने के लिए आपसे बात करेंगे, ना कि आपको जज करने के लिए। क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस आर नॉट अलाउड। ये देखिए, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत ही वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड जो इवेल्युएटर्स होंगे वो आपको प्रोजेक्ट को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको सजेशन भी देंगे आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। पार्टिसिपेटिंग चाइल्ड चैलेंज मे बी एनकरेज, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट, 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई और भी इसके लिए क्वेश्चन पूछे या आपको वो, लेकिन उसके लिए कोई मार्क्स नहीं देंगे। अब ये इवैल्यूएशन स्कीम है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेबल आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि आपने जो काम किया है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा। आप काम करना शुरू करेंगे, 10-15 दिन आगे बढ़ेंगे, आपके लोगों को बनेगी, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ समझने वाली शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसको बिल्कुल रेफ़र करते रहें, इस वीडियो को या फिर इस प्रेजेंटेशन को रेफ़र करें कि आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ के भी मार्क्स हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको बिल्कुल। देखिए रेलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, आपको वो चीज़ समझ में आएगी जिसके बारे में बात करें, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, वैलिडेशन, तो हर चीज़ के मार्क्स हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसी ब्लैंक टेबल लेकर के वो चल रहे होंगे और आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे और ये चीज़ें उनको अगर मिलती गई तो इसके मार्क्स वो आपको देते चले जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट, टीम वर्क, बैकग्राउंड करेक्शन, ये फिलहाल आपको नहीं सोचना है। ओरल प्रेजेंटेशन, तो कहने का मतलब हुआ
इन सब चीज़ों एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए आप अपना बनाएं। और ये अलग अलग लेवल के लिए देखिए, सबसे पहले जब आप क्वालिफाई करेंगे तो वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हमारे KVS में रीजनल लेवल कराता है। यानी कि आप अपने स्कूल लेवल पे करेंगे, फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, वो आपके टीचर्स आपको एनकरेज करने के लिए कराएंगे, आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप जो रीजनल लेवल, जैसे हम अहमदाबाद रीजन से बिलोंग करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे, तो वो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के बराबर माना जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बताता हूँ। और इसके बाद ये जो स्टेट लेवल वाली जो बात आ रही है, मतलब कि अपने जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, ये अलग अलग स्टेट हैं, ये जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्टेट की तरह पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे स्कूल लेवल का होगा NCC, उसके बाद में अहमदाबाद रीजन वाला जो लेवल है या और किसी रीजन का लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल माना जाएगा, और ये स्टेट लेवल माना जाएगा। यानी ये नेशनल आप मान लो एक बार, हमारा केंद्रीय विद्यालय जो नेशनल लेवल होता है उसमें ये स्कीम रहेगी। तो स्कीम कोई भी रहे, उसके मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्राइटेरिया सेम रहेंगे, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं बाद में। और इस तरीके से देखिए बच्चा एक, आप देख सकते हैं रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और एक मैं वीडियो का भी लिंक इसमें डालूंगा जिसमें एक बच्चा एकदम एग्जैक्टली दिखा रखा है किस तरीके से बच्चा प्रेजेंट करता है। तो ये एक सिनारियो रहता है फिजिकली, ऐसे देखिए बच्चे ने 4 चार्ट रख रखे हैं, मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, डायमेंशन भी बताए थे। और आप प्रेजेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं ओरल में, वर्चुअल मोड में, या फिर वर्चुअल मोड में आप अपने घर पे अगर ऐसा सेटअप बिठा कर बता सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। बट आप अपना एफर्ट दिखाएं। और ये इन चीज़ों के मार्क्स इतने नहीं होंगे कि आप वर्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं या आपने PPT को यूज़ किया है या चार्ट को यूज़ किया है। आपका एफर्ट प्लस राइट डायरेक्शन, जो एलिमेंट्स हमने बात करी है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डाटा कलेक्शन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सब चीज़ें ना, गुड प्रेजेंटेशन, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखेंगी इन सब चीज़ों से। तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो, आपने बहुत तैयारी की थी, अच्छे से प्रेजेंटेशन करने की नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को रखें और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ आप सबका धैर्यपूर्वक इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा 1 घंटा जस्ट हुआ ही है, 1 घंटा होकर के 1 मिनट हो चुका है। तो जो भी अंत तक बने रहे हैं उन सबको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें मैं अब NCSE 2021 की जो थीम एंड सब थीम है एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक है उसके बारे में बात करूंगा, और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के चुनाव में आप सभी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।